एवरीवन, वेलकम बैक टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। तो आप सबको पता है हम चैनल पर जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी का हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किया है अपने, इंडक्टिव इफेक्ट एंड द रेजोनेंस। आज हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन। व्हाट इज इट? इट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन का। अगर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत मैं यूं कहूँ कि अच्छे से समझ आ गया तो फिर हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा इजी होगा। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन, ये कोई भी मैंने मॉलिक्यूल लिया है, अगर मैं इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट विल बी लाइक दैट। और ये क्या है आपका? प्रोपीन। क्या है ये? प्रोपीन। ओके, ये लिया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, मतलब ये स्टार वाला और ये डबल स्टार वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है ना। और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्सीमेट इतनी होती है। ओके, तो मतलब कहने का मेरा ये है कि ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट तो हमें यही बता रहे, क्योंकि यहाँ पर तो रेजोनेंस भी पॉसिबल नहीं है। और हमें पता था कि जहाँ रेजोनेंस होती थी वहां पर बॉन्ड लेंथ चेंज होती थी, बट इस स्ट्रक्चर के अंदर तो कोई रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है ना। बट बॉन्ड लेंथ ये इतनी होनी चाहिए थी, पर होता क्या है, बॉन्ड लेंथ ये इतनी नहीं होती। दिस बॉन्ड लेंथ इज नॉट इक्वल टू योर 1.54 एंगस्ट्रॉम। ओके, इज इट क्लियर? एक कॉन्सेप्ट तो आप ये देखो, एक देखो मेरे पास कोई भी कंपाउंड है लाइक ऐसे, ये क्या है आपका? टोल्यूम, ठीक है। और एक और मैं स्ट्रक्चर लूं कोई, तो ये है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनका रिएक्शन करवाया इलेक्ट्रोफाइल के साथ। किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। मान लो इस रिएक्शन का रेट है R1 और इस रिएक्शन का रेट है R2, है ना। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, तो पहले मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, बट यहाँ पर फिर से मैं बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पर अटैक करती हैं, या इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटी के साथ अटैच होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो यहाँ से देखो, जिस रिंग के पास या जिस स्ट्रक्चर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर इलेक्ट्रोफाइल बहुत इजीली अटैक करेगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये तो देखो एक CH3 मॉलिक्यूल और यहाँ पर 3 CH3 मॉलिक्यूल है। हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि जो आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन डोनेशन का नेचर होता है, तो यहाँ से मतलब ये CH3 मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई एज कंपेयर टू दिस वन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा इजीली अटैक करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। मतलब क्या होना चाहिए, R2 शुड बी ग्रेटर देन R1, यानी कि जो रेट है सेकेंड रिएक्शन का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R1। बट यहाँ पर आता है ट्विस्ट कि R2 R1 से बड़ा नहीं होता। अब ये ट्विस्ट किसकी वजह से है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा आपका हाइपर कंजुगेशन। ये दोनों जो एक्सेप्शंस है इनको कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा? हाइपर कंजुगेशन। ओके, ये आप इसको ध्यान में रखना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बाद में रिवाइज करने में इजी होगा, ठीक है। तो अब देखो हाइपर कंजुगेशन है क्या, इन दोनों एक्सेप्शंस को आप याद रखिएगा, हम आगे इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की है क्या। हाइपर कॉन्जुगेशन आपको मैंने बताया था क्या है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक
डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, एक बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, सेकंड बात आप ध्यान रखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन को ही इसका दूसरा नाम आप याद रखो, वो क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या है ये, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसी रेजोनेंस जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा या जिसके अंदर बॉन्ड नहीं होगा, उस रेजोनेंस को हम बोलेंगे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपल देखो इस स्ट्रक्चर को, आप ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ से आपको लगता है इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, आप कहोगे कि मैम बेंजीन रिंग है तो रेजोनेंस तो हो, इसको छोड़ दो बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो कि कहीं भी आपको रेजोनेंस पॉसिबल हो सकती है, मतलब इतने स्ट्रक्चर में कहीं भी रेजोनेंस हो सकती है, नहीं हो सकती। बट यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, या मैं यूं कहूँ नो बॉन्ड रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब आप कहोगे कि मैम कैसे है, तो देखो उस स्ट्रक्चर का मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, यहाँ कार्बन था आपका, यहाँ CH3, यहाँ CHH और H, और यहाँ पर आपका CH3। ओके, अब देखो होगा क्या कि जो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। ठीक है, अगर मैं इसको अपना मेन कार्बन मान लूं या इसके साथ जो अटैच कार्बन है, ठीक है, उसको मैं मान लेती हूँ अपना अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनको मैंने मान लिया कौन सा, आपका क्या मानूं मैं इसे, इसे बोलूंगी अल्फा हाइड्रोजन। चलो मैं इससे पहले आपको छोटा एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम इस पर आएंगे। इसको छोड़ो, यहाँ से देखो CH3। ठीक है, ये मैंने लिया था ना कि यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी, बट ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ही नहीं है। इसको मैं स्ट्रक्चर को खोल कर लिख देती हूँ, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। अब यहाँ पर रेजोनेंस किस तरह से पॉसिबल है, ये वाला बॉन्ड उठ के कार्बन के पास आ जाता है ऐसे, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के। ठीक है, यहाँ से देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ सकता है, ये वाला इधर जाएगा, तो ऐसे होगा क्या, H पॉजिटिव, H डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर C नेगेटिव, यही होगा ना। तो मैं यूं कह रही हूँ यहाँ पर अगर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, बट फिर भी इसके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, तो ये कौन से स्ट्रक्चर है, इसको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बोलकर बोलूंगी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हर कार्बन के साथ जो जितने भी हाइड्रोजन है उतने आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ एक और कार्बन प्रेजेंट है जो क्या है मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। यहाँ से देखो अगर मैं नेगेटिव चार्ज इस पे मान लूं कि नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन के साथ एक और एडजेसेंट पे sp3 कार्बन प्रेजेंट है, और sp3 कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। sp3 कार्बन को मैंने बोला अल्फा कार्बन, और sp3 कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको मैंने बोला क्या, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ठीक है, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही पॉसिबल आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। इसको आप स्टार करके मार्क कर लो कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग structures
टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उतने आपके रेजोनेटिंग या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 2 और 3। अभी मैंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, इसी के और क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं कि यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज रखे अपने पास, ठीक है, और ये दो जुड़े हुए हों, या क्या हो सकता है ये एज इट इज हो, यहाँ पर नेगेटिव, ये H पॉजिटिव हो जाए, मतलब यहाँ से बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। और ये कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड। तभी मैंने आपको जब इसकी डेफिनेशन करवा रही थी तब मैंने कुछ पॉइंट लिखवाए थे थोड़ा सा अभी पहले ही, कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है या जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन पर बेस्ड। अब देखो आप यहाँ पर मैंने बोला था इसके बीच में, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है आपकी वो सॉरी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम नहीं है, उससे कुछ कम है। ठीक है, उससे कम किस वजह से है, रेजोनेंस वहां पे नहीं लग सकती। यहाँ पर हुआ क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो ये नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है और आगे डीलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज द रीजन बिहाइंड दैट द बॉन्ड लेंथ बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज नॉट इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको पहला। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना जो हमने रेट देखा था। मैंने बोला था कि R2 इज नॉट ग्रेटर देन R1, जो मैंने ये बात की थी। यहाँ पर CH3 था, टोल्यूइन एक यहाँ पे ऐसे। ठीक है, जब मैंने इसके पास इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया और यहाँ से इधर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, इस रिएक्शन का नाम मैंने रखा R1 और इसका नाम रखा मैंने R2। ठीक है, यही रिएक्शन कर रहे थे ना हम। अब देखो मैंने बोला था कि जो रेट है जो अपना सिंपल ट्रेडिशनल वे है उसमें तो हम बोलेंगे कि R2 इज ग्रेटर देन R1, बट R2 कभी भी R1 से बड़ा नहीं हो सकता। R2 कांट बी ग्रेटर देन R1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और यहाँ पर sp3 का हाइब्रिडाइज कार्बन है, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कितने, 3 और 3 यानी कि यहाँ पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, है ना, तो उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी आपके कंपाउंड की। मतलब जहां पर एक तो 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक जगह 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब एक जगह तो 9 आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और एक जगह 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला जो सिस्टम है उसके कंपैरिजन में। इसीलिए आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है R2 कांट बी ग्रेटर देन R1, बट क्या होगा, R1 विल बी ग्रेटर देन योर R2। ओके, इतना समझ आया। तो ये एक्सेप्शंस थी जो कौन सॉल्व करता है, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस हैं वो देखिए। नंबर वन कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या मैं यूं कहूं कि कोई भी सिस्टम that have a sp3 hybridized carbon adjacent to sp2 hybridized carbon and must have your alpha hydrogen shows
हाइपर कंजुगेशन। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन तो हो, उस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट हो, और उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वो सिस्टम आपका हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ये नेसेसरी कंडीशन है हाइपर कंजुगेशन के लिए कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से सिस्टम है जिनके अंदर ये कंडीशन फॉलो होती है आपके, वो है एल्कीन्स। क्या है? एल्कीन्स। सेकंड वन इज योर कार्बोकेटाइन, एंड नेक्स्ट वन इज योर फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इनमें होता कैसे है वो हम देखते हैं। एक एल्कीन है, एल्कीन के अंदर तो आपको पता ही है, जो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था CH3, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हुई थी, मैंने आपको शो करके दिखाया था, है ना। नेक्स्ट आप देखो, जैसे कार्बोकेटाइन है नेक्स्ट एग्जांपल आपका, तो यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन, ये क्या शो करेंगे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट एग्जांपल आपका फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर एक रेडिकल बना दो और ये आपकी यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये सब क्या शो करेंगे आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखो कि जो कार्ब एनायन होते हैं वो कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते। जो बच्चे आपकी नीट IITs या MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या BSc एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हमेशा ध्यान रखें, आपके ऑप्शन वाले MCQs वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डजंट शो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आपको वहां पे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपके, एल्कीन्स, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन एंड फ्री रेडिकल। तो आपका ऑप्शन वहां पर होना चाहिए कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन सिर्फ ऐसे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते। ओके, ये कंडीशन समझ में आई आपको? ओके, फिर आता है कि जितने ज्यादा नंबर होंगे अल्फा हाइड्रोजन के, उतना ही ज्यादा आपका हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होगा। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ आपको, जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको सब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आएंगे और आप बहुत इजीली बता पाओगे। देखो, ये मैंने कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैंने अगर आपको ऑप्शन में क्वेश्चन दे दिया कि हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस, इस मॉलिक्यूल के लिए कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 6, 9, 3 या आपका 18, तो आप क्या ऑप्शन करोगे? ठीक है, अब सबसे पहले तो आप देखोगे इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3, इसको लिख सकती हूँ CH3, इसको लिख सकती हूँ CH3, it can be your CH3, it can be your CH3 and it can be your CH3। अब देखो ये क्या है, आपकी sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है ना, ठीक है। sp2 कार्बन के साथ जितनी भी कार्बन प्रेजेंट है वो सब क्या है, sp3 है। ऑल आर योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है ना। अब इनके साथ जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आपके सारे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। यहाँ गिनो 3, 3, 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, तो आपका आंसर क्या होगा 18। अब आप एग्जाम के अंदर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं बैठोगे, क्योंकि वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप स्ट्रक्चर को बारी बारी ड्रॉ करके देखो। तो आपको सिंपल ट्रिक पता होनी चाहिए कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उतने नंबर ऑफ आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ओके,
तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाया है, बाकी एग्जाम्पल आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो आप उसके अंदर से सॉल्व करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक थम्स अप दो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को ही आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So thank you so much for watching the video.